नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, हम अपनी एम लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब हम आ गए हैं आर्टिकल के अंदर। ठीक है दोस्तों, इसलिए पहले वाले लेक्चर हमने प्रीएम्बल के बारे में देख लिया था और उससे सबसे पहले हमने देखा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। उसके बाद हमने देखा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसके बारे में हमने पढ़ा। तीसरा हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन जो अपना बन गया, उसके बाद उसके क्या क्या फीचर्स थे वो हमने देखा। उसके बाद हमने फोर्थ चैप्टर में देखा प्रीएम्बल। दोस्तों उसमें प्रीएम्बल में हमने ए टू जेड हर चीज़ कंप्लीट किया, प्रीएम्बल से रिलेटेड हर एक प्रोविजन। ठीक है, तो अगर आपने उसने नहीं देखा है तो आप उसको जाकर जरूर देखना, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ठीक है, और दोस्तों अब हम आए आर्टिकल के अंदर, जो है चैप्टर 5, जो पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के नाम से जाना जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें 4 जो आर्टिकल्स है 1 to 4, पार्ट 1 में दोस्तों याद रखना 4 आर्टिकल आते हैं, 1, 2, 3 एंड 4, बस 4 आर्टिकल्स आते हैं जिसको हम पार्ट 1 कहते हैं और उसको क्या कहते हैं, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो इसमें हम कौन कौन से आर्टिकल है पहले ये देख लेते हैं। दोस्तों बेसिकली हमें इसमें 4 आर्टिकल पढ़ने हैं। देखिए, पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 1 to 4, जिसको हम बोलते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अब दोस्तों आर्टिकल 1 में हमें देखना है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। ठीक है, सेकंड में देखना है एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। जो नया स्टेट बनता है उसका, अगर मान लो किसी स्टेट को हम एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं या फिर नए स्टेट को अपने अंदर एक्वायर करने जा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड क्या क्या प्रोविजन है। उसके बाद हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ एरिया बाउंड्रीज, नेम ऑफ द, हम कुछ मान लो नए स्टेट को बनाने जा रहे हैं या तो हमें नया स्टेट बनाना है या फिर अपना जो स्टेट है उसके बाउंड्री को बदलना है। जैसे 2 स्टेट है, ठीक है, एक का बाउंड्री ज़्यादा है, एक का बाउंड्री कम है, हमें मन कर रहा है क्या कि इसका बाउंड्री ना थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो वो हम कैसे बढ़ा सकते हैं, पार्लियामेंट से रिलेटेड उसके पास क्या, पार्लियामेंट पास उससे रिलेटेड क्या क्या पावर्स है उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे आर्टिकल 4, जिसमें लॉ मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट फॉर द फर्स्ट एंड द फोर्थ शेड्यूल एंड द सप्लीमेंट इंसिडेंशियल एंड कॉन्सिक्वेंटल मैटर। दोस्तों इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 1 से। दोस्तों आर्टिकल 1 में कहा जाता है जो इंडिया है वो यूनियन ऑफ द स्टेट है रेदर देन फेडरेशन ऑफ द स्टेट। ऐसा दोस्तों क्यों कहा जाता है, हमारा जो इंडिया है वो एक यूनियन है। ठीक है, वो फेडरेशन नहीं है, वो एक ट्रीटी के थ्रू साइन होके नहीं है। ऐसा नहीं कि सारे स्टेट अलग अलग पड़े हुए थे, बहुत दूर दूर पड़े हुए थे, उसको क्या किया हमने, मिला के ट्रीटी साइन करके उसको अपने साथ लेके आए, जैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में होता है। दोस्तों वहाँ पे होता है ना, अमेरिका में क्या है, वहाँ का जो फेडरेशन है वो बिल्कुल अलग है। वहाँ पे सारे स्टेट, उनके स्टेट जो है उनकी अलग सिटीजनशिप है और जो एक सेंटर है उसकी अलग सिटीजनशिप है। इनफैक्ट वहाँ पे जो कोर्ट्स हैं वो भी अलग अलग है, सेंटर के अलग कोर्ट है और जो स्टेट है उसकी भी अलग कोर्ट है। लेकिन अब आप बोलोगे इंडिया में तो ऐसा है, दोस्तों इंडिया में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया में हायरार्की चलती है, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, उसके अंडर में आता है हाई कोर्ट जो स्टेट में रहता है, और उसके अंदर आता है सबऑर्डिनेट कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो उसके अंडर में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे पावर का सेपरेशन, पावर का शेयर होता है, यहाँ पे पावर शेयर कर रहे हैं सब। तो दोस्तों ये कहा गया भारत एज यूनियन ऑफ द स्टेट रेदर देन फेडरेशन ऑफ द स्टेट। तो मैंने आपको बता ही दिया ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमारा जो बना है पूरा इंडिया जो बना है वो एक यूनियन के तौर पर बना है, फेडरेशन के तौर पर नहीं बना है। और ऐसा किसने किया था, बहुत महान इंसान थे वो, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने क्या किया, जितने भी सारे स्टेट थे उन सबको एक साथ इकट्ठा किया, उन सबको मिलाया और एक यूनियन बनाया। ठीक है, तो इसलिए हम यूनियन ऑफ स्टेट ज़्यादा प्रीफर करते हैं फेडरेशन ऑफ द स्टेट थे। हालांकि आप बोलोगे कि हमारे यहाँ सेपरेशन पावर तो होता है, जो हमारी जो सेंटर है उसके पास अलग पावर होती है, जो स्टेट है उसके पास अलग पावर होती है। दोस्तों ऐसा है, तो इसीलिए हम अपने जो इंडिया का जो स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं क्वासी फेडरल, मतलब आधा फेडरल आधा यूनियन। ठीक है, और जो हमारा आर्टिकल 1 है वो 2 प्रोविजन के साथ डील होता है। पहला, नेम ऑफ द कंट्री, हमारा कंट्री का नेम। ठीक है, कंट्री का नेम के बारे में बताता हूँ मैं आपको। और दूसरा टाइप ऑफ पॉलिटी, हमारे यहाँ पॉलिटी, हमारी जो राजनीति होगी वो किस टाइप की होगी। अब पहले नेम के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों हुआ क्या है, जब बहुत सारी बातों पर चर्चा हो रही थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो एक ये भी बात उठी कि जो हमारा इंडिया है या फिर भारत, जो भी बोलो आप, उसका नाम क्या होगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन में उसका नाम क्या रखेंगे हम, या तो इंडिया नाम रखेंगे या तो भारत नाम रखेंगे। तो बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट किया भारत, जो ट्रेडिशनल नाम था, क्योंकि वो बहुत फैमिलियर थे उस नाम से, जैसे बोलते हैं लोग भारत माता की जय, उस टाइप से। तो उस चीज़ से वो लोग बहुत ज़्यादा फैमिलियर थे, तो उन्होंने नाम सजेस्ट किया भारत, कि भारत रखना चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन वहीं कुछ लोग थे जिन्होंने मॉडर्न नेम, जो कि इंडिया था, वो सजेस्ट किया। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर थे उनके सामने एक बहुत बड़ी दुविधा आ गई कि हम अब करें तो करें क्या, या तो हमें इंडिया रखना पड़ेगा या तो भारत रखना पड़ेगा। अब वो करे तो करे क्या। दोस्तों आपको पता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना वो कहीं ना कहीं मिडिल पाथ पे बना है। ठीक है,
वो किसी एक साइड पे नहीं झुका हुआ है। क्या तो एक साइड पे झुक जाएगा तो जाहिर सी बात है दूसरे लोग हैं, जो दूसरे पक्ष के लोग हैं, उनकी फीलिंग हर्ट हो जाएगी। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, बीच का रास्ता अपनाया। बीच का रास्ता क्या अपनाया, इन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हैड अडॉप्टेड मिक्स ऑफ बोथ, दोनों का मिक्सचर उन्होंने लिया। और क्या लिया, इंडिया, डेट इज भारत। तो दोनों यहाँ दोस्तों यहाँ पे दोनों नाम आ गए, इंडिया भी आ गया तो भारत भी आ गया। तो आपको याद रखना है, हमने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इंडिया, डेट इज भारत। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। अब दोस्तों क्या होता है, कंट्री डिस्क्राइब, कहा तो यूनियन जाता है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है उसका, कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्ट्रक्चर है वो फेडरल है। तो इसीलिए दोस्तों मैंने इससे पहले भी आपको बोला, इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसको क्वासी फेडरल। तो इसलिए तो इसके बाद क्या होता है, जैसे देख लो इमरजेंसी हुआ, इमरजेंसी के टाइम क्या होता है, वो पूरा जो सेंटर, जो स्टेट का पावर है वो कहाँ कॉन्स्टिट्यूट होकर आ जाता है, वो सेंटर के पास आ जाता है। तो इसीलिए हम इसको क्वासी फेडरल भी बोलते हैं। ठीक है, अब बी आर अम्बेडकर जी ने कहा यूनियन ऑफ द स्टेट ज़्यादा उन्होंने प्रीफर किया फेडरेशन ऑफ द स्टेट। इसका दो रीज़न था। पहला रीज़न तो मैंने आपको इससे सबसे पहले बताया, पहले वाले स्लाइड में मैंने आपको ये बताया कि अपना जो इंडिया का जो जितने भी स्टेट है वो एग्रीमेंट से होकर नहीं आए हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने क्या किया, सारे जो जितने भी स्टेट थे जो इधर उधर पड़े हुए थे, उन सबको इकट्ठा किया और उनको एक यूनियन बनाया। ठीक है, लेकिन अमेरिका में ऐसा बिल्कुल नहीं। अमेरिका में क्या होता है, वहाँ पे एग्रीमेंट किया हुआ है। ठीक है, और दूसरा ये भी रीजन था, यूनियन रखने का ये भी रीजन था कि नो राइट टू सक्सीड फ्रॉम द फेडरेशन। मतलब हमारा जो, जैसे कोई भी स्टेट है इंडिया के अंदर, वो यूनियन से बाहर नहीं निकल सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हाँ भाई हमको मन नहीं है, हमको निकलना है यहाँ से, आप निकल सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। मान लो आपका घर एक इंडिया है, ठीक है, आपके दादाजी हैं, उसके 5 बेटे हैं। ठीक है, वो सारे आपके दादाजी ने क्या किया, सबको इकट्ठा किया, सबको एक साथ रखा, तो एक उन्होंने यूनियन बनाया ना। लेकिन पावर तो सबके पास है, सबको, जैसे उनके बेटे हैं, आपके दादाजी के बेटे हुए आपके पापा के भी बहुत सारे मतलब कि बेटे या फिर बेटी जो भी होंगे, तो उनके पास भी अपनी कुछ पावर है, तो उससे आप रिलेट कर सकते हो। ठीक है, फेडरेशन इज यूनियन बिकॉज इट इज इंडेस्ट्रक्टेबल। मतलब दोस्तों ये जो यूनियन है ये टूट नहीं सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अब तो आप इसको तोड़ कर कहीं सक्सीड कर जाओगे बाहर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आर्टिकल 1, टेरिटरी ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। टेरिटरी ऑफ इंडिया को हम लोग तीन पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। पहला पार्ट कौन है, टेरिटरीज ऑफ द स्टेट। जो स्टेट उसको हम लोग बोलते हैं यूनियन टेरिटरी, और टेरिटरी दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब बाहर में जो कोई भी टेरिटरी पड़ी हुई है उसको अगर इंडिया के यूनियन में अगर मिलाना है तो वो मिला सकते हैं। ठीक है, तो आगे इन सब चीज़ों के बारे में बात होगी तो मैं वहाँ पे अच्छे से समझाऊंगा, बस इस बात को भी माइंड में रखना। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों ये देख लेते हैं टेरिटरी। इसमें लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती है कि टेरिटरी ऑफ इंडिया को ज़्यादा भारी माने या फिर यूनियन ऑफ इंडिया को ज़्यादा भारी मारे। दोस्तों होता ये है कि टेरिटरी ऑफ इंडिया जो है उसको ज़्यादा प्रिविलेज उनको, उसको ज़्यादा, मतलब कि आप अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो उसको ज़्यादा भारी मान सकते हैं, उसको ज़्यादा वेट दे सकते हैं। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि यूनियन ऑफ इंडिया बस स्टेट को इंक्लूड करता है। मतलब जो यूनियन है उसमें बस स्टेट आ सकते हैं, जितने भी स्टेट हैं, एक ये स्टेट, बस स्टेट आ सकते हैं। लेकिन जब टेरिटरी ऑफ इंडिया का हम नाम लेते हैं, जब टेरिटरी हम इसको बोलते हैं, तो उसमें 3 चीज़ आते हैं। क्या क्या, पहले तो स्टेट तो आएगा ही आएगा, दूसरा यूनियन टेरिटरी भी आएंगे, और तीसरा जो आएगा टेरिटरी दैट में बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। जैसे मान लो कोई भी टेरिटरी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्वायर कर लिया यूनियन के अंदर, ठीक है, तो ये तो इंडिया का पार्ट हो गया ना, तो इसमें हम टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर ये तीनों चीज़ आ जाते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों यहाँ देख लेते हैं होता क्या है, स्टेट को जो मेंबर ऑफ फेडरल सिस्टम बोला जाता है, शेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर विद द सेंटर। दोस्तों आपको पता है ना कि हमारा जो फेडरेशन है, उस फेडरल सिस्टम है, उसको 3 पार्ट में बांटा गया, तीन तरह की पावर्स दी गई हैं। पहला कौन है, पहला जो आता है, जो जिसके पास दोस्तों 3 तरह की लिस्ट रखी गई है। पहला सेंट्रल लिस्ट, दूसरा स्टेट लिस्ट, और तीसरा कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं जिसपे वो अपनी पावर को यूज़ कर सकते हैं। तो सेंट्रल लिस्ट में मान लीजिए मैं एग्जांपल के तौर पर समझा, तो सेंट्रल लिस्ट में आता है डिफेंस से रिलेटेड अगर कोई मैटर आएगा तो उसको सेंटर हैंडल करेगा। एजुकेशन या फिर एग्रीकल्चर, इस तरह के बहुत सारे सब्जेक्ट है, इससे रिलेटेड अगर कुछ आता है तो इस पर स्टेट वर्क करेगा। और कॉन्करेंट लिस्ट जो होता है उसमें स्टेट और सेंटर दोनों वर्क कर सकते हैं। लेकिन अगर इनमें कोई भी, अगर मान लो मैं बोलूँ झगड़ा हो गया इन लोगों में कि हाँ ये सही है या फिर ये सही है, तो यहाँ पे
सेंटर का जो भी डिसीजन होगा वो प्रिवेल करेगा, सेंटर का डिसीजन ऊपर रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं यूनियन टेरिटरी के बारे में। यूनियन टेरिटरी में क्या होता है, वो डायरेक्टली एडमिनिस्टर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट उसको डायरेक्टली एडमिनिस्टर करता है। ठीक है, वो प्रेसिडेंट, वहाँ पे प्रेसिडेंट का शासन होता है, प्रेसिडेंट अपने अपने जो भी एजेंट है उसको वहाँ भेजते हैं, तो वो वहाँ पे उस सारी रिपोर्ट को प्रेसिडेंट को देते हैं। एक्सेप्ट इसमें अगर हमारे यहाँ 9 टेरिटरी है, पहले 7 थे आपको पता है ना, अभी 2 ऐड हो गया। 2 कौन ऐड हो गया, आप मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओगे। अभी पिछले साल 2019 का ही बात है, जम्मू एंड कश्मीर का जो 2 यूनियन टेरिटरी बनी है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, जरूर बताना दोस्तों। तो अभी 9 हो गए, तो वहाँ पे अगर उस 9 में से 2 को छोड़ दिया अगर, दिल्ली और पौंडीचेरी, तो बाकी सारी जगहों पे जो प्रेसिडेंट है, जो सेंटर है, वो डायरेक्टली एडमिनिस्टर करता है। ठीक है, और बीइंग अ सॉवरेन स्टेट, इंडिया कैन एक्वायर फॉरेन टेरिटरी रिकॉग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनल लॉ। दोस्तों, इंडिया कोई भी फॉरेन टेरिटरी को अपने अंदर ले सकती है, अपने अंदर एक्वायर कर सकती है। ठीक है, और वो कैसे करेगी, पहला सिसेशन। इसमें दोस्तों क्या होता है, ट्रीटी साइन होती है, या फिर मान लीजिए तोहफा में, इसको रियासत भी बोलते हैं। ठीक है, तोहफा मिल गया, या फिर प्लीबिसाइड होगा एक रेफरेंडम टाइप का। रेफरेंडम मतलब क्या, वहाँ के लोगों से पूछा जाएगा कि हाँ भैया आपको कहाँ रहना है, आपको इंडिया में रहना है, या फिर अपना अलग देश बनाना है, या आपको इंडिपेंडेंट रहना है, या फिर किसी और के साथ जाना। तो एक रेफरेंडम होता है, इसको सिसेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसा आपको पता है जम्मू कश्मीर के टाइम में हुआ था, जिससे अपना देश आज़ाद हुआ था, उस टाइम वहाँ के जम्मू कश्मीर के लोगों से पूछा गया था कि आप किसके साथ रहना चाहेंगे, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल टेंशन हो गई थी कि जम्मू कश्मीर किसके पास रहेगा, वो पाकिस्तान के पास रहेगा या फिर इंडिया के पास रहेगा। तो ऐसा वहाँ के लोगों से पूछा गया, एक रेफरेंडम की गई। तो दोस्तों ये चीज़ जैसे जैसे आगे आएंगी आपको क्लियर होता जाएगा। दूसरा आ जाता है ऑक्यूपेशन, मतलब आप किसी को ऑक्युपाई कर लो, किसी भी स्टेट को ऑक्युपाई कर लो, या फिर कंक्वेस्ट, या फिर सब्जेक्शन। ठीक है, अब देख लेते हैं ये जो 5 स्टेट हैं, इसको एक्वायर किया गया है। अब ये कौन कौन से स्टेट हैं, सॉरी कौन कौन सी टेरिटरीज हैं। पहला तो दादर एंड नगर हवेली, दूसरा गोवा, तीसरा दमन एंड दीव, पुडुचेरी और सिक्किम। दोस्तों ये दूसरा और 5वां नंबर, सिक्किम और गोवा, ये पहले यूनियन टेरिटरी थे। ठीक है, लेकिन बाद में इनको स्टेट का दर्जा दे दिया गया था। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना। और आपके लिए एक और क्वेश्चन है कि गोवा और सिक्किम को, इन दोनों को स्टेट का दर्जा कौन से ईयर में मिला था। ठीक है, तो ये भी आप बताना दोस्तों, जाके गूगल पे सर्च करना, इसके बारे में और भी आपको इन्फॉर्मेशन जानने को मिलेगी। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। अब देख लेते हैं आर्टिकल 2 के बारे में। हमारा आर्टिकल 2 जो है वो पार्लियामेंट को 2 पावर प्रोवाइड करता है, 2 पावर ग्रांट करता है। कौन कौन सा पावर है, पावर टू एडमिट इन टू यूनियन न्यू स्टेट विच आर ऑलरेडी एग्जिस्ट। कोई भी स्टेट को वो एडमिट कर सकता है, बशर्ते उसमें कंडीशन दिया हुआ वो स्टेट पहले से एग्जिस्ट कर रहा हो। ठीक है, तभी उसको हम यहाँ पे अपने यूनियन में एडमिट कर सकते हैं। और दूसरा पावर टू इस्टेब्लिश न्यू स्टेट, इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है दोस्तों, अभी रिसेंट का मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, तेलंगाना क्या हुआ, एक नया स्टेट बना। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, झारखंड जो बिहार से अलग होकर बना था। ठीक है, उत्तराखंड जो यूनाइटेड प्रोविंस से, जो जिसको भी उत्तर प्रदेश बोलते हैं, वहाँ से हटके बना था। ठीक है दोस्तों, तो ये पावर टू इस्टेब्लिश अ न्यू स्टेट को हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं आर्टिकल 2 के अंदर। अब दोस्तों आर्टिकल 3 जो है वो भी कुछ पार्लियामेंट को पावर प्रोवाइड करती है। वो क्या क्या पावर है, को हम कोई भी नया स्टेट बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना तेलंगाना के बारे में, वो आंध्र प्रदेश से हटके एक नया स्टेट बना। ठीक है, हम कोई भी स्टेट को यूनाइट करके एक स्टेट बना सकते हैं। जैसे हमारा जैसे हमने बिहार और झारखंड को अलग कर दिया, लेकिन फिर पार्लियामेंट में ये प्रस्ताव रखा गया कि नहीं, झारखंड को फिर से बिहार में मिला दिया जाए। तो ये भी पार्लियामेंट के पास पावर है, ये कर सकता है। ठीक है, अब दूसरा हम देख लेते हैं, इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट। जैसे मान लो गोवा का एग्जांपल ले लो। ठीक है, हमारा देख रहे हैं कि हाँ गोवा का भाई एरिया बहुत छोटा है, तो उसने क्या किया, कर्नाटका का कुछ पार्ट लेके गोवा में मिला दिया। तो ये भी पार्लियामेंट के पास पावर है। डिसमिस द एरिया ऑफ एनी स्टेट, किसी भी एरिया को वो छीन सकता है कि, मतलब यही इससे कोरिलेट आप कर सकते हो कि उसका कर्नाटका का एरिया कुछ लेके गोवा को दे दिया गया। ठीक है, उसके बाद अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट, बाउंड्रीज को भी अलग अलग कर सकते हैं ये लोग। ठीक है, इसके ये भी पावर पार्लियामेंट के पास है। हम किसी भी स्टेट का नाम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हम नहीं, पार्लियामेंट एक्चुअली में, पार्लियामेंट किसी भी स्टेट का नाम भी चेंज कर सकती है। ठीक है, इससे भी कुछ दोस्तों कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है वो हम देख लेते हैं।
अब दोस्तों यहाँ तो कहा गया कि हाँ आर्टिकल 3 के अंदर आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, पार्लियामेंट बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन भी उन्होंने लगाई। पहला कंडीशन क्या था कि जो भी उस आर्टिकल 3 से प्रोविंस से रिलेटेड कोई भी अगर मैटर पे काम हो रहा है तो वो पहले से ही प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन उसमें चाहिए, पहले ही यहाँ प्रेसिडेंट उस पर हरी झंडी दिखा दे कि हाँ चलो आप ये कर सकते हो। दूसरा, जो प्रेसिडेंट है वो उस बिल को, जो भी प्रस्ताव रखा गया उसको स्टेट में भेजता है। स्टेट का भी व्यू लेना पड़ेगा ना, स्टेट का व्यू लेता है, क्योंकि जो भी लोकल लेवल पे है वो स्टेट उसको ज़्यादा अच्छे से समझता है, तो स्टेट का उसमें व्यू लिया जाता है। लेकिन इसमें भी एक बात कही गई कि प्रेसिडेंट या फिर पार्लियामेंट उस व्यू से बाउंडेड नहीं होगा। ऐसा नहीं कि हाँ भैया स्टेट ने कह दिया नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए तो आप प्रेसिडेंट या मान लेगा, या फिर वो कह रहा है कि हाँ ऐसा होना चाहिए फिर प्रेसिडेंट मान लेगा या फिर पार्लियामेंट मान लेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं। वो बाउंडेड नहीं है उसको व्यू के लेके, वो या तो एक्सेप्ट भी कर सकता है या फिर रिजेक्ट भी कर सकता है। इनके पास दोनों प्रोविजन है, दोनों पावर है, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकला, पार्लियामेंट जो है वो अपने इंडिया को मैप को अपने अनुसार किसी भी टाइम उसकी मैप, उसकी जो पॉलिटिकल मैप है उसको बदल सकती है, उसकी इच्छा अनुसार, ठीक है, कभी बदल सकते हैं। जैसे मान लो उसका मन क्या है, ये अपनी पूरी इंडिया हो गई, ठीक है। मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, एक सेकंड। जैसे मान लो ये अपनी इंडिया है, ठीक है, इसमें बहुत सारे स्टेट है। कितने स्टेट है? 29। अब इनका मन क्या किया कि चलो इतने सारे स्टेट नहीं रहेंगे, बस 4 स्टेट रहेंगे। कौन कौन से? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ठीक है, बस इतने स्टेट रहेंगे। तो ये भी कर सकते हैं अगर ये चाहे तो। इसके अंदर और भी बहुत सारे, अगर 29 नहीं 29,000 स्टेट ये बना सकते हैं, इनके पास ये भी पावर है, ठीक है। तो वो अपने विल के मुताबिक, वो अपनी इच्छा के अनुसार वो अपने पॉलिटिकल मैप को, इंडिया के पॉलिटिकल का जो पॉलिटिकल मैप है उसको किसी भी तरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे कंक्लूजन क्या निकल के आता है दोस्तों, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट नॉट गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि कोई भी स्टेट है उसका कंटिन्यू एग्जिस्टेंस, मतलब वो हमेशा एग्जिस्ट करेगा, इसका गारंटी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लेता। पार्लियामेंट उसको अपने हिसाब से अल्टर कर सकती है। इसीलिए दोस्तों ये कहा जाता है, इस चीज़ को, ये जो लाइन में अभी पढ़ रहा हूँ इसको दोस्तों बहुत ही एकदम ध्यान से रट लेना, समझ लेना जैसे भी हो, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। क्या कहा जाता है, इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। मतलब हम यूनियन को नहीं तोड़ सकते हैं, लेकिन स्टेट जो है, जो भी यूनियन के अंदर आते हैं उसको हम तोड़ के बहुत सारे स्टेट बना सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस चीज़ को याद है, मैंने आपको बताया ना, अगर उसका मन करे ना, ये इंडिया है ना, इसका मन करे इसको कि 1 लाख स्टेट बनाना है तो वो 1 लाख स्टेट बना सकते हैं, लेकिन इसको तोड़ा नहीं जाता, इस यूनियन को तो वो तोड़ नहीं सकते, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना था। और आप सोच रहे हो कि मैम ने आर्टिकल 4 क्यों नहीं पढ़ाया, तो भैया ये आपको खुद से करना है, ठीक है। बुक खोलना, आशा करता हूँ दोस्तों कि आपने बुक खरीद लिया होगा इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत की, ठीक है। बुक खोलना, आर्टिकल 4 के प्रोविज़न बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत छोटा सा प्रोविज़न है। वो प्रोविज़न बस यही है, वो आर्टिकल 2 और 3 से रिलेटेड है, ठीक है। तो वो एक बार खुद से पढ़ना, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि भैया सेल्फ स्टडी भी ज़रूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं ही पढ़ा रहा हूँ, मैं ही बस बोल रहा हूँ, बस अब उसको सुन के और चले जाओ। एक और चीज़ दोस्तों, रिवीजन करते रहना, जितने भी पिछले लेक्चर हैं ना उसको एक बार रिवाइज करते रहना, ताकि आपके माइंड में क्लियरिटी बनी रहे, क्योंकि आगे जितने भी चीज़ आएंगे वो कहीं ना कहीं पीछे से रिलेटेड रहते हैं, ठीक है। उसमें बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे प्रोविज़न है जो पीछे से, जो कि पीछे जितने पीछे वाले लेक्चर हैं, पिछले जितने भी लेक्चर है उससे कहीं ना कहीं को रिलेट करेंगे। तो इसीलिए दोस्तों पिछले को रिवीजन करते रहना और आर्टिकल 4 को ज़रूर पढ़ना, और जितने भी मैंने क्वेश्चन पूछे हैं उसका कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बताना, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू। और हाँ, अगर लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू। और हाँ, एक और बात मैं बता दूं कि अपनी जो मॉडर्न हिस्ट्री, स्पेक्ट्रम की जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसकी भी लेक्चर डेली आ रही है, उसको भी ज़रूर देखना आप, आपकी हिस्ट्री बहुत अच्छी से क्लियर हो जाएगी। जो मॉडर्न हिस्ट्री है स्पेक्ट्रम की, उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से, मैं उसको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो भी बहुत बड़े बड़े, जो अगर मान लो कोई, अगर आपको वर्ड है जो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो उसको भी मैंने बहुत सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में उसको एक्सप्लेन किया है, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और दोस्तों जीसी लियोन की हमारी ज्योग्राफी चल रही है, फिजिकल ज्योग्राफी, तो उसको भी जाके ज़रूर देखना, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू।